हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे नर जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो चलिए उसको हम डिटेल से स्टडी करते हैं कि टेस्टिस होते हैं मानव में, नर के अंदर वृषण होते हैं और उनकी संख्या हमने पढ़ी थी इस तरह 2 होते हैं। इनके ऊपर पाया जाता है अधिवृषण, यहाँ होता है इन पर अधिवृषण। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हो गए वृषण, टेस्टिस। ठीक है, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है अधिवृषण, एपिडिडिमिस। ठीक है, और ये प्रेजेंट किसके अंदर होता है? एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है वृषण कोश, स्क्रोटम, इसको हम कहेंगे। कंप्लीट है। अब इनसे क्या होती है? आपने पढ़ा है शुक्र वाहिनी निकलती है, जिसको हम कहते हैं वास डेफरेंस या शुक्र वाहिनी। ये निकलेगी यहाँ से। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से निकल रही है शुक्र वाहिनी, दोनों से निकलेगी। ठीक है, ये नीचे की साइड से ही निकलती है, ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर शो किया है आपको दिखाने के लिए। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है शुक्र वाहिनी, या इसको कहते हैं हम वास डेफरेंस, या इसको दूसरा नाम कहते हैं हम डक्टस डेफरेंस। ठीक है, ओके। फिर ये चलकर क्या करती है? यहाँ पर अपने उदर गुहा में प्रवेश कर जाएगी। यहाँ से देखो उदर गुहा स्टार्ट होता है, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी है वो स्टार्ट हो जाती है, तो वहां पर जाएगी। अब वहां पर क्या होता है? यहाँ पर मूत्राशय पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये है मूत्राशय, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। अब क्या होता है? यहां से ये तो उसको पीछे की साइड में रहेगी, तो मैं केवल ये एक वाला ही ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो है शुक्र वाहिनी यानी वास डिफरेंस है, वो इस तरह जाकर एक आगे चौड़ा भाग बनाती है ऐसे। ठीक है, इस चौड़े भाग का नाम होता है एम्पुला, एम्पुला या तुम्बिका, एम्पुला या तुम्बिका। फिर ये एम्पुला या तुम्बिका क्या करती है? यहाँ पर अपनी एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना, ये है, यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है ऐसे, और इसका नाम होता है शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में जुड़कर एक कॉमन पार्ट बना लेते हैं, एक कॉमन वाहिनी बना लेती है, और इसका नाम होता है स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी, या इसको कहते हैं एजेक्यूलेटरी डक्ट। कंप्लीट है। फिर ये स्खलन वाहिनी क्या होता है? यहां से मूत्राशय से ओपन होता है मूत्र मार्ग, ऐसे, ये मूत्र मार्ग है। ठीक है, और इधर से आ रही है स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी ऐसे आ रही है। ठीक है, ये स्खलन वाहिनी है, ये आएगी। फिर स्खलन वाहिनी इस तरह आकर शरीर के बाहर की साइड में खुलेगी। ठीक है, इस तरह खुलती है, और इसके चारों ओर क्या प्रेजेंट होता है? इसके चारों तरफ ऐसे सीशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीशन प्रेजेंट होता है, इस तरह संरचना है। कंप्लीट है। अब क्या होता है कि एक ग्लैंड और होती है, कलर चेंज कर देता हूं उसका, एक ग्लैंड और होती है जो यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ओके, तो देखें शुक्रवाहिनी का, शुक्रवाहिनी हमारे पास ये है, और जो मैंने यहाँ पर ये बनाया है इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है
प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि या इंग्लिश का नाम हो जाएगा इसका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर ये मूत्राशय आगे चलकर ये ओपन होता है, किसमें चलता है, ये मूत्र मार्ग है। ये देखो ये जो है ये मैंने बनाया है मूत्र मार्ग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। ये ओपन होता है किसके अंदर, ये है सीशन या पेनिस, इस पेनिस के अंदर खुलेगा। तो ऐसे संरचना होती है जो नर जनन तंत्र होता है उसके बारे में। अब चलिए हम हर अंगों के डिटेल से उनका कार्य देख लेते हैं, उनका काम देख लेते हैं। ओके, तो इनमें हमने वृषण के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम स्टडी करते हैं अधिवृषण के बारे में। तो देखिए अधिवृषण कैसे है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ऊपर ये ऐसे कोमा के शेप में प्रेजेंट है, कोमा के शेप में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें बाहर की साइड में तो ये बना होता है पेशी स्तर से, ठीक है, पेशी स्तर से बना होता है, जिसको हम कहते हैं मस्क्यूलर लेयर है, उससे बना होता है। और फिर इसके इनर साइड के अंदर पतली जैसे झिल्ली निकलेगी, सॉरी झिल्ली नहीं, नलिका निकलेगी, ठीक है, इस तरह। और उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, यहाँ पर अंदर की साइड में, उसमें स्थित होता है स्तरित उपकला, स्तरित उपकला। यानी हमने पढ़ा है कि अपने जितने भी अंग है उनको ढकने का काम कौन करती है, उपकला, उत्तक करते हैं, 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। स्तरित, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है, ये उससे ढका हुआ रहता है कंप्लीट। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ऊपर का पार्ट है, इसका मेन पार्ट है, और फिर लास्ट का पार्ट है। इसका जो ऊपर का जो पार्ट रहेगा वो इसका कहलाएगा हेड पार्ट, हेड या शीर्ष भाग, ठीक है। हेड या शीर्ष भाग को दूसरा नाम दिया जाता है केपुट, CAPUT, केपुट, ठीक है, ओके। उसके बाद में इसका जो मध्य का भाग है, ये वाला जो भाग है मध्य भागी कहते हैं उसको, ठीक है, मिडल पार्ट, या इसको काय भी कहते हैं, काय, मध्य काय, ठीक है, मिडल बॉडी इसका पूरा नाम हो जाएगा। तो इसका दूसरा नाम हम बोला जाता है कॉर्पस, कॉर्पस। उसके बाद में इसका लास्ट का जो पार्ट रहेगा वो इसका पूंछ भाग है, ठीक है, पूंछ भाग है या टेल पार्ट है इसका, ठीक है, और इसका नाम होता है कोडस, ठीक है। तो कोपुट, कॉर्पस एंड कोडेट। अब देखें इधर क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पर यानी वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं और वो वृषण जालिका में आते हैं, वृषण जालिका से शुक्र वाहिनी से आकर इसमें पहुंचते हैं, यहाँ पर अधिवृषण नलिका एपिडिडिमस डक्ट में पहुंचते हैं। अगर ये नहीं पता आपको कैसे होता है तो मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूं, एक बार वो वीडियो देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर जो आई बटन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है कि देखें यहाँ पर इसके अंदर इसका मेन फंक्शन क्या है, एपिडिडिमिस का। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो एपिडिडिमिस है, अधिवृषण है, यहाँ पर जो शुक्राणु है ये क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, शुक्राणु का परिपक्वन होता है, यानी हम बोल देते हैं मैच्योरेशन होता है, ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरेशन कब होता है, जब उसके अंदर फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, वह फंक्शन हो जाए, यानी उनमें क्रियाशीलता आ जाती है, फंक्शनैलिटी आ जाती है, ठीक है, क्रियाशीलता, यानी उनमें शुक्राणु है, जो अंडाणु है उसको निषेचित करने की क्षमता आ जाती है। तो क्षमता कहाँ पर आती है, क्रियाशीलता कहाँ पर आती है, वो अधिवृषण में आती है। ओके, फिर अधिवृषण से निकलकर शुक्राणु है ये कहाँ पहुंचेंगे, देखिए इस तरह होते हुए ये पहुंचेंगे, ऐसे उधर गुहा में पहुंच जाएगा, इधर से भी उधर गुहा में पहुंचेंगे, और ये कहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ पर जो हमारे स्खलन वाहिनी के पास यहाँ पर शुक्राणु पहुंच जाएंगे। इधर हमारे पास क्या है, शुक्राशय है। देखिए एक चीज और याद रखना है, मैं इधर का ये मिटा रहा हूं, तो इसके पीछे की ओर यहाँ पर होता है मलाशय, ये है मलाशय, ऐसे पीछे की साइड में, ठीक है, ये मलाशय होता है। तो हम क्या कह देंगे, जो मूत्राशय है और मलाशय है उनके बीच में स्थित होती है अपनी जो शुक्राशय है, यानी जो सेमिनल वेसिकल जो प्रेजेंट होती है, ये मलाशय यानी रेक्टम, रेक्टम और जो यूरिनरी ब्लैडर है उनके बीच में प्रेजेंट होती है।
कंप्लीट है। तो अब ये जो शुक्राशय है उसका काम क्या होता है वो देख लेते हैं। तो अब हम जो शुक्राशय है उसका काम देखते हैं। देखो पोजीशन पता चल गई कहाँ पर है ये जो मूत्राशय के पीछे की साइड में है, मूत्राशय यानी जो यूरिनरी ब्लैडर है, मलाशय यानी जो रेक्टम है, उनके बीच में स्थित होता है। अब इसके द्वारा क्या होता है, जैसे ये हमारे पास शुक्राशय है, शुक्राशय है जिसका दूसरा नाम हमने पढ़ा है सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। और इधर से जो तुम्बिका है किसकी, शुक्र वाहिनी की, यानी वास डिफरेंस की जो एम्पुला है, ये दोनों मिलकर खुलते हैं। यहाँ से आते हैं स्पर्म ऐसे, इसमें से स्पर्म इसके अंदर आएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पर्म आएंगे। इधर से ये क्या करेगा, जो शुक्राशय है इसके द्वारा सेक्रेट होता है एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड जिसका नाम होता है शुक्रिय प्लाज्मा, शुक्रिय प्लाज्मा, जिसको हम कहते हैं शुक्रिय तरल भी कहते हैं, जिसको कहते हैं हम सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और इस सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, एक तो इसके अंदर होती है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा क्या होता है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ऊर्जा फ्रक्टोज डिवाइड इसको देगा, कंप्लीट है। इनके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रोस्टोग्लैंडिन, एक रसायन है जो इसको चिपकने से, आपस में चिपकने से बचाएगा, यानी स्कंदन नहीं होने देगा इसको। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक रसायन और होता है जिसका नाम होता है सीमेनोजेलिन, जो इसको जेली फॉर्म में बनाएगा, कंप्लीट है। तो देखो ये जो है सेमिनल फ्लूइड के कौन कौन से काम हो गए, इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज तो क्या करेगा, शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करेगा ताकि वो गति कर सके। इनके अलावा इसमें प्रोस्टोग्लैंडिन होता है, सेमिनोजेलिन होता है, ये क्या करते हैं, शुक्राणु को ना तरलता प्रदान करते हैं, यानी उनको चिपकने नहीं देंगे, यानी एक दूसरे के कोगुलेशन नहीं होने देगा, स्कंदन नहीं होने देंगे उनको, कंप्लीट है, ये उनका कार्य होता है। इनके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो यहाँ से ये मूत्र मार्ग है, ये मूत्र की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, तो इसकी अम्लीयता को कम करते हैं, क्योंकि मूत्र भी तो इधर से ही निकल के आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, मूत्र की अम्लीयता को कम करते हैं। ओके, तो अब हम प्रोस्टेट ग्रंथि, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ होती है, देखो आपको पता है कि ये क्या है, मूत्र मार्ग जो है, ठीक है, यानी जो यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र मार्ग होता है, उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जैसे ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है, उससे यूरेथ्रा ऐसे ओपन हो रहा है, ठीक है, तो उसके दोनों साइड में ये ऐसे प्रेजेंट होती है, अखरोट के दाने के समान, अखरोट के समान होती है ये ग्रंथि। अब इससे क्या होता है, लिक्विड निकलता है, वो निकलकर इस तरह आता है, इसके अंदर मूत्र मार्ग के अंदर ही आएगा। इसका जो लिक्विड होता है, ठीक है, इनका जो तरल है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसके अंदर एंजाइम होते हैं, जैसे फोस्फेटेज एंजाइम है, ठीक है। इनके अलावा इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कुछ आयंस होते हैं, जैसे सिट्रेट आयन है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे स्पर्मिन है और स्पर्म लाइसिन है, स्पर्म लाइसिन नहीं, सॉरी, स्पर्मिन तो हो गया, फाइब्रिनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन है, ये सब चीजें पाई जाती है। इसका देखो ये जो लिक्विड निकल रहा है यहाँ से, ये थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, यानी ये एल्केलाई होता है, थोड़ा बेसिक नेचर का होता है। तो ये क्या करता है, जो मूत्र मार्ग है, मैंने बताया था कि मूत्र की वजह से थोड़ा इसका अम्लीयता प्रकृति इस तरह रहेगी, तो इसकी अम्लीयता को ये कम करने का काम करेगा। कौन काम करेगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उनसे निकलने वाला लिक्विड वो भी करेगा, लेकिन ज्यादा काम करेगा कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड वाला लिक्विड कम करेगा। तो देखिए हमने पढ़ा है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास है, मैं इसको शॉर्ट में पीछे दिखा रहा हूँ, सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय है, और तीसरा जो स्पर्म है, ये इन तीनों के स्राव मिलकर, तीनों के तीनों चीजों का स्राव मिलकर ये बनाते हैं क्या, वीर्य बनाते हैं, यानी सीमेन बनाते हैं, ठीक है। इसमें 60% लगभग पार्ट होता है किसका, जो शुक्राशय है उनसे निकलने वाला शुक्रिय प्लाज्मा, सेमिनल फ्लूइड का। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कितनी होती है, ये इनसे पार्ट बनाती है लगभग
25 to 30% यानी 25 से 30% भाग बनाती है। इनका जो तरल पदार्थ है ये क्या करता है, दूध या अपन भी प्रदान करता है, जो वीर्य होता है उसको। इनके अलावा जो शेष बचा हुआ पार्ट है, देखो यहाँ से कितना बच गया, लगभग बच गया 10 to 15% पार्ट है, और ये जो बनाएगा ये स्पर्म होते हैं। कंप्लीट है। ओके, अब देखिए एक चीज और याद रखना है कि ये जो ग्रंथि है यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है ये बड़ी होती जाती है। बड़ी होती जाएगी तो ये क्या करती है, इस जो मूत्र मार्ग है उसको ये इस तरह दबाने का काम करती है, दबा देती है एकदम से, एकदम यहाँ से पिचक जाएगा ये मूत्र मार्ग। तो इससे क्या होगा, मूत्र मार्ग में ब्लॉकेज आ जाएगी, यानी मूत्र पास नहीं हो पाता। और ऐसे जो बड़े आयु के व्यक्ति है, बुजुर्ग इंसान होते हैं, उनमें ज्यादा होता है कि जो प्रोस्टेट है ये एनलार्जमेंट इसको कहते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट की अतिवृद्धि, और इसकी वजह से मूत्र त्याग में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बाधा आती है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उनको, तो ये बड़ी हो जाती है। इसमें कैंसर भी होता है प्रोस्टेट ग्रंथि में, जिसका नाम होता है प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सलीम अली, और डॉक्टर सलीम अली की जो डेथ हुई थी तब उनको प्रोस्टेट कैंसर ही हो गया था। कंप्लीट है। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि इनके नीचे ही यहाँ पर एक ग्लैंड और प्रेजेंट होती है, इसके नीचे की साइड में, ठीक है, और उसका नाम होता है काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्लैंड, जिसको दूसरा नाम कहते हैं हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। देखो ये बल्ब की फॉर्म में होती है यूरेथ्रा के दोनों ओर, यानी यहां पर और यहां पर, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके नीचे की साइड में रहती है। कंप्लीट है। तो इसके थ्रू क्या होता है, इनसे भी एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, एक फ्लूइड निकलता है, एक तरल निकलता है, ठीक है। ये तरल भी क्या काम करता है, जो मूत्र मार्ग है उसको चिकना बनाता है, ताकि आसानी से जो स्पर्म है इस मूत्र मार्ग में ट्रेवल कर सके और आगे की तरफ पहुंच सके। कंप्लीट है। तो इस प्रकार ये कार्य करता है। अब लास्ट हमारे पास बच गया, देखें यहां तक हो गया हमारे पास, हमने वृषण पढ़ लिया, अधिवृषण पढ़ लिया, उसके बाद में शुक्र वाहिनी पढ़ ली, उसके बाद में यहाँ पर शुक्र वाहिनी का अंतिम पार्ट एम्पुला या तुम्बिका पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने पढ़ लिया है ये शुक्राशय है, फिर ये स्खलन वाहिनी के रूप में खुल रही है, फिर ये मूत्रा मार्ग में खुल रहा है, और यहाँ पर मूत्र मार्ग की इस तरह दोनों ओर होती है प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके नीचे की साइड में है काउपर्स ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। फिर ये मूत्र मार्ग ओपन होता है किसमें, शिशन के अंदर। अब हम चले शिशन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। ओके, तो अब हम जो लास्ट टॉपिक है अपने नर जनन तंत्र का, शिशन, जो बाह्य जननांग होता है, एक्सटर्नल जेनिटल होता है मेल का, तो उसके बारे में जान लेते हैं कि शिशन यानी पेनिस होता है, ये क्या होता है। तो ये एक बेलाकार स्ट्रक्चर है और ये उदर गुहा के बाहर की ओर रहेगा, ठीक है, यानी ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसमें उत्थान की क्षमता होती है, उत्थानशील होता है, यानी ये इरेक्ट हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं इरेक्टाइल होता है, ठीक है। इनके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी इसके अंदर ब्लड की वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये अत्यधिक ब्लड वेसल के लिए हम वर्ड काम में लेते हैं संवहनी होता है, यानी हम कह देंगे ये हाईली वेस्क्यूलराइज्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। कंप्लीट है। अब हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। ये तो मैंने इनके आउटर पार्ट बता दिया कि ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी। अब हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एनाटॉमी देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर अनुलंब डोरियां पाई जाती है, अनुलंब डोरियां, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड्स, ठीक है। और इनके नंबर होते हैं टोटल तीन टाइप की इनमें अनुलंब डोरियां पाई जाती है। अनुलंब डोरियां क्या होती है, यानी देखो ये है अपने पास यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग, ठीक है। मूत्र मार्ग के चारों तरफ इस प्रकार की संरचना पाई जाएगी जो पेशी उत्तकोश मसल से बनी है, ठीक है। किससे बनी है, पेशियों से बनी है, मसल्स से बनी है, और उनका नाम है अनुलंब डोरिया, लॉन्गिट्यूडिनल कॉर्ड होते हैं। ये इनकी संख्या होती है 3 होती है। वो कैसे होती है, एक यहाँ, दो यहाँ पर रहती है पीछे की साइड में। इसमें कलर चेंज कर देते हैं इसका ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर पीछे की साइड में प्रेजेंट रहेगी, तो देखो एक
इस साइड में रहेगी, थोड़ी सी उस साइड में रहती है, यानी मैं दो नहीं दिखा सकता, इसमें एक ही होगा दिखेगा, एक पीछे की साइड में है, तो दो होती है इनकी संख्या। तो जो दो कॉर्ड है, ठीक है, उनका नाम क्या होता है, उनको हम कहते हैं, उनका नाम होता है कॉर्पस कैवर्नोसा। ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही है, कॉर्पस कैवर्नोसा। ये कहाँ है, इसके पीछे की साइड में इस तरह और दोनों साइड में होती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं डोर्सल पार्ट, डोर्सल प्लस लेटरल। साइड के लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं, लेटरल, और पीछे की साइड के लिए हम काम में लेते हैं डोर्सल। यानी हम कह सकते हैं आप इसको इन हिंदी के अंदर पृष्ठ और पार्श्व भाग में, देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं सीधा खड़ा हूं तो जो पार्ट हमारा आगे का जो होता है, यहाँ पर फेस है अपना, ठीक है, सीना का पार्ट है, ये जो पूरा भाग है ये तो कहलाता है हमारा वेंट्रल पार्ट। कौन सा हो गया, वेंट्रल भाग या अधर भाग। पीछे की साइड का जो है, जहां पर रीढ़ की हड्डी हमारी प्रेजेंट है, पीठ का भाग हमारा, वो होता है हमारा डोर्सल पार्ट। कौन सा, डोर्सल पार्ट, या हम उसको बोल देते हैं पृष्ठ भाग। और जो साइड में जो भाग बच गया उनको हम कहते हैं लेटरल। तो आप इसको समझ सकते हो कि इसके पीछे की साइड में और दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो उसका नाम हो जाएगा डोर्सल लेटरल पार्ट, पृष्ठ पार्श्व भाग में होगा। उनका नाम क्या है, कार्पस कैवर्नोसा, कार्पस कैवर्नोसा इंग्लिश का नाम भी है। उसके बाद में देखो मैंने कहा कि तीन कॉर्ड है, तो एक बच गई, एक डोरी बच गई, एक कॉर्ड बच गई, ठीक है, कॉर्ड है ये। तो अब उसका नाम क्या होता है, तो देखिए वो यहां पर इसके आगे की ओर प्रेजेंट होती है, यहां पर प्रेजेंट होती है ऐसे इसको, और यहां पर आगे चल कर ये थोड़ा उससे फुला हुआ भाग बना लेती है, ऐसे प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो भाग है ना, ये जो बना है मैंने रेड कलर से, जो एक डोरी बनाई है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, कॉर्पस स्पंजियोसम, हिंदी का नाम भी यही है, कॉर्पस स्पंजियोसम। तो ये कौन सा भाग बनाती है, ये इसके वेंट्रल पार्ट के अंदर पाई जाती है, वेंट्रल भाग में, यानी अधर भाग में, यानी आगे की साइड के अंदर पार्ट रहेगा, उसके अंदर पाई जाएगी। और फिर ये इसका लास्ट का जो पार्ट है ना, ये क्या करता है, दोनों तरफ यहाँ पर पूरा का पूरा जो भाग है ना, ये किसका बना होता है, ये पूरा का पूरा भाग होता है ना, ये इसी से ही बना होता है, कॉर्पस स्पंजियोसम से ही बना होता है पूरा भाग। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है शीशन मुंड, या उसको हम कहते हैं ग्लांस पेनिस, उसका नाम होता है ग्लांस पेनिस या शीशन मुंड। कंप्लीट है। और उसके ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मुंड आच्छद, आच्छद का मतलब ढकने के लिए लेयर, या प्रोड्यूस कहते हैं इसका दूसरा नाम। कंप्लीट है, जो इसको ढकने का काम करती है। उसके बाद में जो शुक्राणु होते हैं उनको शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो ये संरचना होती है नर जनन तंत्र की, जो हम स्टडी कर चुके हैं। अगले वीडियो में जानेंगे कि जो अंडाणु है ये कैसे बनते हैं, मादा जनन तंत्र है वो कैसे कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।